प्रिय मित्रों, आज मैं एक बहुत ही प्राचीन कहानी जो उत्तराखंड से है और एक समय मैं उससे संबंधित था उसके इन्वेस्टिगेशन में, उस बारे में बताऊंगा। 1942 में नंदा देवी, जो कि उत्तराखंड में नंदा देवी नेशनल पार्क में स्थित हैं, जिनके बारे में कहानी है कि नंदा देवी की शादी शिव जी से हुई थी। वो उनकी पत्नी थी। पार्वती कई रूप में इधर उधर समय समय पर यह शरीर पूरा हो जाने पर समाप्त हो जाती थी, मृत्यु लोक को चली जाती थी और फिर पुनः किसी न किसी रूप में, कभी पार्वती के रूप में तो कभी किसी और रूप में वो इस धरा पे आती रहती थी। लेकिन शिव तो मृत्यु को प्राप्त होते नहीं, वो तो अजर अमर हैं। तो फिर उनको अपने पति के पास वो उनसे फिर शादी करती थी। इसलिए बार बार आपको इतनी पत्नियों का और शिव जी की शादियों का वर्णन मिलता है। उसी में से एक रूप नंदा देवी का था। नंदा देवी नेचुरली जब बड़ी हुई तो उनकी शादी शिव जी से हो गई, क्योंकि पार्वती स्वरूपी थी। और शादी होने के बाद उनको प्यास लगी, लेकिन वहाँ तो सब जगह बर्फ थी, पानी था नहीं। तो शिवजी ने तुरंत अपनी शक्ति से वहाँ पे एक लेक बना दी और उस लेक से नंदा देवी ने पानी पिया। वह लेक ही कालांतर में जाकर के और अभी जो रूप कुंड कहलाई। इस रूप कुंड में 1942 में पहली दफ़ा एक रेंजर ने, क्योंकि ये काफ़ी पुराना नेशनल पार्क ब्रिटिश टाइम का डिक्लेयर हुआ हुआ एरिया था, तो वहाँ पे उनको उस जगह पर कुछ हड्डियाँ मिली। कुछ लोगों का उससे भी पहले का क्लेम है कि किसी ब्रिटिश को वहाँ पे कुछ बोन्स मिली, लेकिन जो एक अधिकृत सूचना मुझे प्राप्त हुई, हो सकता है वो भी सूचना हो ठीक हो, कि वहाँ के एक रेंजर ने ब्रिटिशर्स को ये रिपोर्ट किया कि यहाँ इस लेक में से कुछ हड्डियाँ निकलती हैं। उन हड्डियों के मिलने के बाद से ही इसका नाम लोग जानने लगे और लोग इसको रहस्यमय लेक, रूपकुंड लेक इत्यादि नामों से जानने पहचानने लगे। उसके बाद लोगों ने जब देखा तो वहाँ पे खूब हड्डियाँ, करीब लोगों का अंदाज़ा था कि 300 लोगों की हड्डियों के करीब उस पानी में, लेक के पानी में या लेक के आसपास जो उसका बेसिन है वहाँ पड़ी हुई हैं। सही ढंग से तो किसी के कभी उसकी गणना नहीं हो पाई, लेकिन काफ़ी लोगों ने वहाँ पे उस पे काम करना शुरू किया कि ये हड्डियाँ कहाँ से आई। जो लोकल, ये चमोली एरिया में पड़ता है, तो चमोली के जो लोकल लोग हैं वो नंदा देवी पे दर्शन करने भी जाते हैं। और साल में जैसे होता ही है हमारे यहाँ, ऐसे स्थानों पे एक त्यौहार दिन निश्चित होते हैं कुछ महीने, तो तब लोग उसकी यात्रा भी करते हैं। तो वहाँ भी वही यात्रा का
प्रावधान है जिसमें ज़्यादातर लोग चमोली के ही लोकल ही डिस्ट्रिक्ट चमोली के लोग ही उस लेक तक जाते हैं और वहाँ पे अपना जो विधि विधान से पूजा वगैरह है, शिव जी की पूजा है, नंदा देवी की पूजा है, वो सब वहाँ पे होती है और उसमें करते आ रहे थे। शुरू में कुछ लोगों ने अंदाज़ा लगाया कि शायद इन लोगों में से जो लोग नीचे चमोली वगैरह से आते हैं उनकी आकस्मिक डेथ हो जाने से या बर्फ़ में ठंड के कारण डेथ हो जाने से शायद ये कुछ हड्डियाँ होंगी। लेकिन फिर जब जैसे जैसे ज़्यादा नंबर हड्डियों के वहाँ से मिलते गए तो लोगों का उसमें इंटरेस्ट बढ़ता गया और फिर काफ़ी लोगों ने वहाँ पे काम किया और उन्होंने पाया, जो पहली स्टडी हुई उस स्टडी में ये पाया गया कि ये लगभग 830 साल पुरानी हड्डियाँ हैं। वहीं पर एक उसी पीरियड के बराबर की एक कहानी वहीं चमोली एरिया में प्रसिद्ध थी कि कन्नौज के एक राजा अपनी गर्भवती पत्नी के साथ में लगभग उसी समय में, आज से 800-900 साल पहले, वहाँ से नंदा देवी के दर्शन के लिए अपने परिवार सहित आए थे और जब वो नंदा देवी के नज़दीक पहुँचे उसी स्थल पे जहाँ पे यह लेक थी तो अचानक वहाँ पे बड़े बड़े आसमान से ओले गिरने लगे। इस तरह के गोले आज भी गिरते हैं, ओले गिरते हैं और उन ओलों की मात्रा जो है वो काफ़ी बड़ी होती है और वो इतने वजन के ओले जब आसमान से गिरते हैं तो वो शरीर पे या आदमी के सिर पर काफ़ी गंभीर चोट, यहाँ तक कि उसकी मृत्यु भी हो सकती है, ऐसी चोटें पहुँचाने में सक्षम होते हैं। तो हेलस्टॉर्म से उनके जो साथ में लोग थे, उनकी रानी थी, परिवार के लोग थे और जो उनके सभी भाई बांधव रहे होंगे, वह उस ओलों की बरसात में मारे गए और वहीं पर दफन हो गए। इसके बाद दूसरी और भी कई कारणों की चर्चा आने लगी, जो नंबर्स बोन के बढ़ने लगे, लोगों का इंटरेस्ट भी बढ़ने लगा, वहाँ पे काफ़ी वहाँ पे लोग जाके करने लगे और एक फेमस स्थान हो गया वो ट्रैकिंग का। अब ट्रैकिंग से वहाँ दो समस्याएं आ गई। एक तो हड्डियाँ वहाँ से चुराने लगे, लोग ले जाके रखते थे। कुछ गवर्नमेंट ने भी वहाँ से हड्डियाँ निकाल के देहरादून के अपने म्यूज़ियम में रखी हुई थी, ब्रिटिश टाइम से ही कलेक्शन वहाँ था। लेकिन उसके अलावा भी लोग एज ए सुविनर जो भी वहाँ पे जाते थे चढ़ाई करने के लिए, वो साथ में ले जाते थे। ऐसे उनकी संख्या कम होने की लगी। लोगों को ये भय भी हुआ कि कहीं यह स्टॉक तो सीमित है, वो तो समाप्त न हो जाए या बहुत कम ना हो जाए, स्टडी न की जाए। बहुत स्टडियाँ उस पर हुई हैं, बहुत सी जो डिस्कवरी, नेशनल ज्योग्राफिक चैनल्स वगैरह हैं, इन्होंने भी इस पे काम किया। बहुत से बाहर की कंट्रीज़ ने भी काम उस पे किया, लेकिन यह रहस्य का पर्दा नहीं उठा। मैं भी एक स्टडी के साथ इससे जुड़ा था। ये बात है 1977 की। मैं नया ही उस वक्त फैकल्टी में लेक्चरर बना था। आज का असिस्टेंट प्रोफेसर जिसे कहते हैं, अब लेक्चरर की पोस्ट नहीं होती एम्स में, अब असिस्टेंट प्रोफेसर की ही पोस्ट होती है। उस पर नियुक्त हुआ था कि उसी वक्त दिल्ली यूनिवर्सिटी के एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड और उनके एक दो व्यक्ति और अन्य व्यक्ति और एक जिनमें जर्मनी से मुझे याद आ रहा है, हो सकता है मैं किसी और कंट्री के भी हो सकते हैं वो, लेकिन मुझे यहाँ तक याद आ रहा है कि जर्मनी के प्रोफेसर भी जो लीड कर रहे थे उस टीम को, वो भी आए और उन्होंने आकर के यह घटना मेरे को बताई और सबसे पहले मैंने उन्हीं के मुंह से ये सारी कहानी सुनी थी
और वो वहाँ से गवर्नमेंट के परमिशन के साथ में कुछ बोन्स वगैरह इकट्ठी करके वो ग्रुप स्टडी करने के लिए लाए थे। और क्योंकि मैं फॉरेंसिक मेडिसिन का आदमी था, वो एंथ्रोपोलॉजी के आदमी थे, लेकिन फिर भी क्योंकि आदमी के हड्डियों का एक्सपीरियंस हमें ज़्यादा होता है और वहाँ के एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट में इतना उनको चांस नहीं मिलता, जानते हैं एंथ्रोपोलॉजी, कंपेरेटिव एंथ्रोपोलॉजी में सब कुछ उनको मालूम होता है, ऐसा हम नहीं कह रहे कि नहीं है। और उनके साथ जो उस वक्त एक्सपर्ट थे भी, वो लोग भी सब जानते थे उस सब बारे में, लेकिन फिर भी उन्होंने ठीक समझा और इसलिए उन्होंने मेरे बॉस जो थे डॉक्टर जगदीश चंद्रा से कांटेक्ट किया था और उन्होंने इंटर्न मेरे को डिप्यूट किया उनके साथ में। खुद भी वो उसमें कभी कभी इंटरेस्ट लिया करते थे और आके बैठा करते थे। उस समय की बात मैं पहले बता दूं कि मुझे जब मैंने उन स्कल कुछ थे और कुछ बोन्स थी, जब उनको एग्जामिन किया तो स्कल में जो 2-3 स्कल वो लोग लाए थे, एक बड़ा कॉमन फीचर मिला और बाद में जाकर के उन लोगों ने फिर उस चीज़ को कंफर्म भी किया और कई स्कल में वो फीचर मिला। वह था स्कल में एक आइलैंड की तरह बना हुआ गोल गोल और चारों तरफ हड्डी से जुड़ा हुआ, जैसे कि स्विचर जैसे एडिशनल स्विचर गोल गोल जो है, और उसके बीच में स्विचर के आइलैंड के बीच में एक हड्डी अलग से उनके पैराइटल रीजन में नज़र आ रही थी। तो उसको मैंने देखा तो एक ऑब्जर्वेशन थी ये, तो देखा तो हमने कहा भी संभवतः ये एक ही फैमिली के लोग लगते हैं, क्योंकि 2-3 जो स्कल वो लाए थे उन सब में स्कल में वह एक बोन डिफेक्ट के रूप में प्रेजेंट था। इसका मतलब ये एक जेनेटिकल इनका कोई, क्योंकि वो एक नॉर्मल एनाटॉमिकल फीचर नहीं था, वो एक जेनेटिकल डिफेक्ट के रूप में था। तो ये जेनेटिकल डिफेक्ट जो है वो एक ही फैमिली में आ रहा होगा। ये सारे ब्लड रिलेटेड हैं, जेनेटिकली आपस में रिलेटेड लोग हैं। आप ऐसा करें कि ऐसे और कुछ स्कल्स में देखें कि इस तरह के आइलैंड्स पैराइटल रीजन में, ऑक्सीपिटोपैराइटल रीजन में मिलते हैं क्या। ये ऑक्सीपिटोपैराइटल रीजन था राइट साइड का जो है, तो इस रीजन में वो मिलते हैं क्या। खैर मुझे जो बताया गया कि हाँ उनको 1-2 और ऐसे मिली हैं, तो मैंने फिर उनको कहा कि साहब ये जो है एक ही फैमिली के होंगे, ऐसा मेरा अंदाज़ा है। वो स्कल मेरे पास काफ़ी समय तक पड़े रहे, मेरे रिटायरमेंट तक वो स्कल वहीं पे थे। मैंने उनको बाद में उपयोग उनका शुरू किया अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, लेकिन तो उसके उपरांत वो कहाँ गए मुझे मालूम नहीं, मैं कभी गया भी नहीं डिपार्टमेंट में। लेकिन जब तक मैं वहाँ था तो उनको एज ए स्विनर मेरे वो वही स्कल 2 थे और कोई था भी नहीं वहाँ पे, तो वो एज ए स्विनर वहाँ पे पड़े थे। उसके बाद मोमेंट शिफ्ट हो गया, शिफ्टिंग में कहीं इधर उधर हो गए होंगे या मैंने ध्यान नहीं दिया। उसके बाद में सत्यता ये है कि उसके बाद मैंने कोई बॉदर नहीं किया, क्योंकि मैं थोड़ा सीनियर पोजीशंस पे काम करने लग गया, तो डिपार्टमेंट के म्यूजियम वगैरह की तरफ मेरा ध्यान बहुत कम हो गया और प्रैक्टिकली दूसरे लोग जो हैं, काफ़ी जो फैकल्टी थी वही उसका ध्यान करती रही। अब वो वहाँ पे है कि नहीं है मैं नहीं कह सकता इसको, मेरा ऐसा ख्याल है शायद न हो, क्योंकि कोई इतना ध्यान नहीं देने वाले मेरे को नज़र आया इंटरेस्ट लेने, क्योंकि आपने जो खुद स्वयं चीज़ की होती है उस पर थोड़ा इंटरेस्ट रखते हैं, कभी कभी नज़र भी मार लेते हैं कि वो है कि नहीं है। खैर उसके आधार पे ये लगा कि इसमें कम से कम एक ग्रुप एक फैमिली का होना चाहिए। कुछ समय पश्चात वो मेरे पास में फिर दोबारा आए और इस बार उनको एक छाता जो होता है, आपने देखा होगा फिल्मों में या कहीं इधर फोटोज़ में कि जो राजा महाराजा पहले हुआ करते थे वो जब चलते थे तो उनके साथ में एक बड़ा हैवी डेकोरेटेड बड़ा सुंदर बनाया हुआ छाता उनके साथ में चला करता था, उनके उसकी छाया में सुरक्षा में वो लोग रहते थे। तो उसका टूटा हुआ स्टेम भी मिला, उसके कुछ पोर्शंस भी मिले वहाँ पे, और वो छाते के पोर्शन भी मिले जिसको जो म्यूज़ियम के एक्सपर्ट्स थे उन लोगों ने उसको आइडेंटिफाई किया और यही बताया कि ये छाता है। अब थोड़ी कल्पना में आसानी हुई कि यह छाता तो
उसके फैब्रिक और उसके जो बाकी स्ट्रक्चर मिले, उनको देख के लगाया गया कि किसी राजघराने का छाता होना चाहिए, क्योंकि अक्सर उन्हीं लोगों में ये परंपरा हुआ करती थी। तो ये ऐसा माना गया कि ये कोई राजघराना था, उसके साथ में काफ़ी कुछ लोग रहे होंगे। नेचुरली राजा कभी अकेले तो जाएंगे नहीं, और ख़ास करके अगर वो पिलग्रिमेज पे जा रहे हैं तो अकेले जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। और इतने दूर नंदा देवी जैसी जगह पे अगर पिलग्रिमेज के लिए वो जा रहे हैं तो नेचुरली उनके साथ में सेना के सबके काफ़ी लोग, अधिकारी उनके काफ़ी लोग उनके साथ में होंगे। 300-400 लोगों का काफिला होना एक कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ज़्यादा संभावना है कि 300-400 लोग उनके साथ रहे होंगे। और वहीं पे यही लोकल कथा में वहाँ लोकल कहानी जो लोगों ने बताई थी उससे मिलता था कि भाई राजा कन्नौज के राजा जो हैं जसधवल, वो अपनी पत्नी के साथ में कामरूपा के साथ में जो प्रेग्नेंट थी, और वो वहाँ पे एक्सपीडिशन पे वो नंदा देवी के दर्शन के लिए गए, और जैसे ही उस कुंड के पास में वो पहुँचे तो हेल स्ट्रोम आ गया। वही आसमान से बड़े बड़े पत्थरों जैसे बर्फ़ गिरने का, जैसा कि पहाड़ों में कई बार होता है, अब भी वहाँ पे ये होता है। और वो सब लोग उनकी चोटों से वहीं पे मर गए और उसी में लेक में समा गए। अब वहाँ पे हेल स्ट्रीम अभी भी होता है। और एक कॉमन फाइंडिंग और देखी गई थी कि काफ़ी लोगों के स्कल पे जो खास करके राइट ऑक्सीपिटल रीजन में ही छेद मिलता था, एक बड़ा सा फ्रैक्चर मिलता था जो कोरस्पॉन्ड करता था कि शायद हेल स्ट्रॉम यानी कि कोई ब्लंट फोर्स, बड़ी ही फोर्स के साथ ब्लंट ऑब्जेक्ट जो है बहुत ही फोर्स के साथ में उनके सिर से टकराया है और उसकी चोट से उनकी डेथ हो गई है। ऐसा कुछ स्कल में प्रतीत होता था। लेकिन जो मैंने जो स्कल देखे थे उनमें किसी में भी इस तरह की इंजरी नहीं थी। उनमें सिर्फ एक आइलैंड बना हुआ था एक्स्ट्रा बोन का, जो चारों तरफ से सूचर से जुड़ा हुआ था बाकी के स्कल के साथ में, एज ए जेनेटिक डिफेक्ट। अब इससे हमें ये लगा कि शायद जो मैं बड़े इस ओपिनियन का था और मैंने अपना ओपिनियन उनको दिया भी कि भाई ये किसी एक ही परिवार के व्यक्ति, काफ़ी सारे व्यक्ति होंगे। और ये जो आप छाता, मैं उसका एक्सपर्ट तो नहीं था लेकिन उन कुछ टुकड़े हिस्सों को देख करके अंदाज़ा मैं भी लगा सकता था। हालांकि वो ऑलरेडी म्यूज़ियम एक्सपर्ट के जो हैं, आर्कियोलॉजी वाले हैं, उनसे वो बातचीत करके दिखा करके लाए थे, लेकिन हमने भी उसको देखा। और इस तरह से तय हुआ कि शायद ये कहानी, सभी लोग वहाँ बैठते थे, हमारे ही उसमें एक नया यहीं बना था कॉन्फ्रेंस रूम, तो उसी में बैठ के हम सब लोगों ने ये तय किया कि इस तरह की बात जो लोकल कथा वहाँ चली आ रही है कि कन्नौज के राजा जो हैं वो आए थे नंदा देवी के दर्शन करने के लिए, और उसी वक्त हेल स्ट्रॉम आ गया और उस हेल स्ट्रॉम में वो दब गए, मारे गए और उनके हेड इंजरीज भी उसी से हुई। शायद ये कहानी सही लगती हो। इसके बाद काफ़ी समय बाद मैंने एक टीवी पे ऐसे ही बैठा था तो उसमें एक सीरियल सा आ रहा था, नेशनल ज्योग्राफिक का था, डिस्कवरी चैनल का था, मुझे भी याद नहीं। और उसी में इसी आधार पे वो कहानी दिखाई उन्होंने कि कैसे वहाँ पे इस लेक में, मिस्ट्री लेक में, या कुछ लोग इसको लेक ऑफ बोन्स भी बोलते हैं और रूपकुंड इसका दूसरा नाम है, तो वहाँ पे ये बोन्स जो प्राप्त होती हैं किस तरह से वहाँ पहुँची, तो उसमें उन्होंने उसी की एक पुष्टि के रूप में, एक एग्जाम्पल्स के रूप में दे करके उन्होंने उसको वहाँ पे दिखाया था। उसके बाद मैं भूल गया, मैंने ये भी ध्यान दिया नहीं कि उसमें हमारे डिपार्टमेंट का एक्नॉलेजमेंट भी है कि नहीं है। मैंने ऐसे उसको देखा और कोई विशेष नहीं। उसके तुरंत बाद फिर अखबारों में मैंने पढ़ा कि रूपकुंड में ये पॉपुलर होने लगा, एक ट्रैकिंग की जगह, लोग वहाँ ट्रैकिंग के लिए जाने लगे। और ये जगह उत्तराखंड बनने के बाद में तो काफ़ी पॉपुलर हो गई एज ए ट्रैकिंग प्लेस। और बहुत से जो दूसरे आर्कियोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं या टीचर्स हैं या एक्सपर्ट्स हैं या
जो है वो लोग वहाँ पे काफ़ी विज़िट करके समय समय पे इसके बारे में काफ़ी खबर आती रही और बहुत से बाहर की यूनिवर्सिटीज़ इसमें इंटरेस्ट लेने लगी, जिनकी खबर मैं यदा कदा अखबारों में पढ़ लिया करता था। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने भी उस पर काम किया और लास्ट पेपर में देख रहा था कि इसमें एक 16 एक्सपर्ट्स का पेपर, जिसमें इंडिया के भी कुछ थे, यूएसए के भी थे और अलग अलग कंट्रीज़ के मिल के, और उसको विजिट किया, बोन्स को एनालाइज किया और उन्होंने पाया कि पहले तो यही माना जा रहा था कि करीबन 850 साल के करीब ये पुरानी बोन्स हैं, लेकिन जब रेडियो एक्टिव सब बोन्स का किया गया तो उन्होंने कहा नहीं, यह 2 खंडों के बीच की बोन्स हैं। ये कुछ बोन्स जो हैं वो 850, 830 प्लस माइनस 20 कर लीजिए, 850 तक ले जाइएगा साल पुरानी हैं, और कुछ बोन उससे भी ज़्यादा पुरानी हैं, यानी कि 1000 साल के आसपास पुरानी हैं, और कुछ बोन जो है वो 18वीं शताब्दी की उसके अंदर हैं। यही नहीं, बाद में एक्सपर्ट्स ने ये भी बताया, जब डीएनए आ गया, ये सब जो टूल है वो आ गई, तो उन्होंने पाया कि इन हड्डियों में कुछ तो साउथ एशियन की हड्डियाँ हैं। 28 के करीब जो आदमी है वो साउथ एशियन में अपने यहीं के हैं, वो कन्नौज को भी हो सकते हैं, कहीं गुजरात के भी हो सकते हैं, किसी और जगह के भी हो सकते हैं, पर साउथ एशियन ही हैं। और 14 लोगों की बोन्स वो जो है वो ग्रीक लोगों की है, वो ग्रीक मीन्स ब्लड है, उनकी बोन स्ट्रक्चर और सब कुछ जो है, और वो इनसे पुराना है, 800 साल वालों 850 साल वालों से पुराने टाइम में हैं। यानी कि मेडिटेरेनियन लोग, जो ग्रीक के लोग, ग्रीक और क्रेटे जो जगह हैं वहाँ से उस एरिया के हैं। अब ये प्रश्न उठने लगा, लोग सोचने लगे कि ये बोन्स वहाँ पे कैसे पहुँची, वो क्यों बोन्स है, तो बहुत सी उसके लिए हाइपोथेसिस बनने लगी। अभी भी काम चल रहा है, लोग कर रहे हैं अपने इंडिविजुअल स्तर पे भी और ग्रुप के रूप में भी काफ़ी काम रूप कुंड पे अभी भी चल रहा है। लोग उस मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ का ये मानना है कि अलेक्जेंडर के टाइम है, क्योंकि ग्रीक हिंदुस्तान में करीबन ईसा से 500 साल पहले ही आ गए थे, और उत्तर भारत में उनका साम्राज्य भी रहा, कनिष्का वगैरह सभी ग्रीक थे, उनका साम्राज्य भी रहा, काफ़ी उसमें से हिंदू भी बने, बाद में बौद्ध भी बने, फिर वापस हिंदू भी बने। तो वो सब वहाँ पे रहने के कारण उन्होंने काफ़ी लोकल ट्रेड्स, लोकल धर्म, लोकल सबको भी अपना रखा था, और साथ में ग्रीक में भी उनके संबंध थे, और इंडियंस भी ग्रीक में रहते थे, और ये लोग तो यहाँ पे राज ही कर रहे थे। इसीलिए यहाँ पे आपको खास करके पंजाब में, अफ़गानिस्तान में, पाकिस्तान में और इस पूरे एरिया में आपको थैलेसीमिया की काफ़ी इंसिडेंस मिलती है, और उसका एक कारण यही माना जाता है कि जो ग्रीक जीन्स है वही थैलेसीमिया यहाँ लेके आए, और वो पब्लिक में क्योंकि मिक्स हो गए, बाद में उन्होंने शासन किया, काफ़ी लंबे टाइम तक शासन किया, लेकिन वो पब्लिक के साथ में मिक्स कर, हिंदुओं के साथ मिक्स होकर के, और उन्हीं के काफ़ी ट्रेडिशंस उन्होंने एम्बाइब कर लिए, और लोकल मैरिज और सब उनका शुरू हो गया। लेकिन सेम टाइम वो ग्रीक से संबंध लगातार बनाए हुए थे, बिजनेस हमेशा ग्रीक से चलता ही रहा, इसीलिए यहाँ बैठे थे, उनको डबल एडवांटेज थी, यहाँ राजा भी थे और यहाँ का सामान भी जो है वो ग्रीक चलता रहता था, और बहुत अच्छा फ्लोरिशिंग बिजनेस था उस वक्त। और जो ट्रेड रूट ग्रीक तक इंडिया से और चाइना से था, वो उसमें काफ़ी इन लोगों का भला था, तो मतलब फ़ायदा था इनका। तो कुछ लोगों का मानना है कि शायद उन्होंने भी अपने ग्रीक ट्रेड जो हैं, मतलब क्योंकि धर्म जब अपना लिया था, तो वो लोग नंदा देवी के दर्शन के लिए आए हों, और वहाँ पे फिर वही हेलस्ट्रॉम की तरह या किसी कारणों से बर्फ़ में फंस गए, और वहाँ पे वो लोग भी समा गए। तो इस तरह से एक ग्रुप पहले आया, एक ग्रुप बाद में आया, और वहाँ पे दोनों की मिक्सिंग हो गई बोन्स की, इस तरह से भी है। कुछ लोग कहने लगे, ये भी मानते हैं कि ये हो सकता है लोकल ग्रेवयार्ड हो, पर वो कोई उसकी कोई एविडेंस नहीं मिलती, क्योंकि अगर लोकल ग्रेवयार्ड होता तो वहाँ पे मंगोलॉइड्स की बोन्स वगैरह होती। हालांकि ये अंदाज़ा लगाया गया था सबसे पहले 1942 में जब मिले हैं, तो ब्रिटिश ने यही सोचा कि शायद ये जापानीज सोल्जर जो हैं वो इधर से आने की कोशिश कर रहे थे, और वहाँ फंस गए, और वहीं पे
समा गए, डेथ हो गई और वहीं पे उनकी बोन्स पड़ी रही। लेकिन जब देखा उन्होंने तो उनका स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट होता है फेस का और बोन्स का, सभी जो है बड़ी आसानी से हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि बोन नीग्रोस की हैं, कि एरियन स्टॉक की हैं या फिर मंगोलॉइड स्टॉक की हैं। तो वो कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं होती। तो वो देखा गया कि नहीं, वो जापानीज़ या मंगोलॉइड स्टॉक की नहीं है। तो अभी तक भी उस पर काफ़ी काम चल रहा है। सबसे बड़ा पेपर तो जब ने बताया कि 16-18 ऑथर्स का, मल्टी ऑथर्स का एक उसमें छपा, लेकिन अभी तक कोई फाइनल निर्णय वहाँ से नहीं निकल पाया। और अभी भी वह रूपकुंड लेक जो है वो रहस्यमय लेक ही चली आ रही है। मेरा ऐसा स्वयं का व्यक्तिगत मानना है कि यह जो कन्नौज के राजा की कहानी जो है वह मुझे ज़्यादा सत्य लगती है। और ये हो सकता है कि थोड़ा सा इसमें लोगों ने परिवर्तन कर दिया हो, क्योंकि कन्नौज जो है, आपको कन्नौज के लोग पूरे भारत से मिलेंगे। ये जिन्हें हम काने कुब्ज कहते हैं, जो ज़्यादातर ब्राह्मण्स में होते हैं काने कुब्ज। तो पहले जब राजपूत, तो राजा पहले राजपूत हुआ करते थे, तो जब राजपूत लोग अपना हार गए तो वो ब्राह्मण्स को ये सब दे कर के चले गए थे। और उसका कुछ देर तक कन्नौज वालों ने, ब्राह्मणों ने अपना रेजिस्टेंस दिखाया और फाइनली वो भी हार गए तब, तो वो भी वहाँ से भाग लिए। और भाग करके ये सारे कन्नौज के लोग, यह भी घटना करीब यही 800 साल पुरानी है, तो भाग करके पूरे उत्तर भारत में अप टू नेपाल, ये कोयराला वगैरह जितने भी हैं सभी काने कुब्ज ब्राह्मण हैं। उधर बंगाल में जितने ब्राह्मण हैं, बनर्जी चट्टोपाध्याय वगैरह जो हैं, ये सब भी काने कुब्ज ब्राह्मण हैं। आसाम में काफ़ी जो हैं वो काने कुब्ज ब्राह्मण हैं, यूपी में काने कुब्ज ब्राह्मण हैं, मध्य प्रदेश में काने कुब्ज ब्राह्मण हैं, सुदूर और उत्तराखंड में काफ़ी काने कुब्ज ब्राह्मण हैं। तो वो सब लोग ऐसी जगह भागे छुपने के लिए। तो हो सकता है कि उस वक्त एक ब्रांच जो है उनकी, वैसे काफ़ी काने कुब्ज हैं वहाँ पे आपके उत्तराखंड में, ये जितने भोगना वगैरह हैं सभी ये काने कुब्ज ब्राह्मण हैं मेरे ख्याल में। तो उन्हीं की एक ब्रांच उस वक्त भागते भागते वहाँ पे जो एक्चुअल रॉयल्स रहे होंगे, रॉयल फैमिली के लोग, अपने आप को बचाने के लिए वो हाइट्स पे चलते गए और वहाँ जा कर के वही जो हेल स्ट्रॉम वहाँ पे आ गया और बड़े बड़े पत्थर की तरह साइज़ के ऊपर से बर्फ़ के गोले गिरने लगे और उससे उनकी डेथ हो गई और वहीं पे हुआ। ये भी संभव है। मेरा ऐसा विश्वास है शायद ऐसा हुआ हो, ख़ास करके उस छाते के अवशेष वहाँ मिलने के कारण कि भाई, क्योंकि वो एक बड़ा सॉलिड एविडेंस है कि भाई वो कोई राज घराना ही रहा होगा। तो हो सकता है कि उसका जो राज घराना है वो वहाँ पे छुपने की कोशिश की और बाकी जो लोग थे जितने भी भाग करके, और बंगाल में, नेपाल में, उत्तराखंड में, हिमाचल में भी काने कुब्ज आपको मिलते हैं। कुछ थोड़े बहुत जेड के जम्मू कश्मीर में भी, हालांकि प्राइमरली सारस्वत से वहाँ पर, लेकिन कुछ काने कुब्ज ब्राह्मण वहाँ भी मिलते हैं। लेकिन ये पूरे उत्तर भारत में, इवन कुछ लोग दक्षिण भारत में भी जा कर के बसे उस वक्त। वह जब कोई डाउनफॉल होता है किसी किंगडम का तो लोग इस तरह से फैलते ही हैं। तो वह संभावना भी हो सकती है कि हो, क्योंकि उसी कंटेम्प्रेरी पीरियड के आसपास ही इन लोगों ने, ये लोग जो काने कुब्ज जो हैं, ब्राह्मण्स जो हैं, वहाँ से निकल करके और कन्नौज को छोड़ करके, कन्नौज बहुत ज़बरदस्त डायनेस्टी थी, उसको छोड़ करके और निकल गए थे। तो इस तरह से ये कहानी थी जिस मिस्ट्री का अभी तक कोई पक्का समाधान नहीं मिला है। काम अभी भी बाहर भी बहुत कर रहे हैं, यहाँ भी लोग बहुत कर रहे हैं। एक प्रयास में हम भी इस साथ में जुड़े हुए थे, तो इसलिए मैंने सोचा अपना एक्सपीरियंस भी मैं इसमें डालते हुए, बताते हुए कि कैसे कब हो क्या हुआ। लेकिन लगातार आज तक भी वहाँ से काफ़ी पब्लिकेशंस और काफ़ी वो निकलते रहते हैं समय समय पे कि मतलब मीन्स इसका क्या रहस्य है, ये अचानक इतनी सारी बोन्स कहाँ से आकर के और यहाँ पे दफन हुई हैं इतने सारे लोगों की। तो ये थी कहानी रूपकुंड की। जो आप में से इंटरेस्टेड होंगे वो जा सकते हैं ट्रैकिंग पे, वहाँ देख सकते हैं और अपने आनंद प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद, फिर मिलते हैं जल्दी।